बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक पार्ट है। अगर ये एसोफेगस, सारी बात है, कोई भी पार्ट ना हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। लेकिन एसोफेगस जो है ना ये एक कनेक्शन है आपके ओरल कैविटी और स्टमक के दरमियान, यानी कि एक फूड का पाइप है, ठीक है, फूड का एक पाइप लाइन है, ठीक है। तो जैसे मतलब अगर फूड का पाइप है, अगर ये ना होगा तो आपके मुंह से खुराक जो है वो स्टमक में कैसे जाएगी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस वजह से इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये फूड पाइप है, जब आपका खाना आप खा लेते हैं, बोलस बन गया, बोलस फेरेंक्स में आ गया, फेरेंक्स के बाद जो है वो कहाँ जाएगा, एसोफेगस में जाएगा। अब एसोफेगस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली बात, एसोफेगस कनेक्ट्स स्टमक। ये स्टमक को कनेक्ट करता है, स्टमक को कनेक्ट करता है आपके किसके साथ, आपकी ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। स्टमक को कनेक्ट करना है इसने किसके साथ जी, ओरल कैविटी, ओके। तो इसके दरमियान ये कनेक्शन बनाता है। फिर आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, माउथ के अंदर सलाइवा होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या खारिज करते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं। अब वो जो सलाइवा है, उस सलाइवा ने जो है ना वो मतलब आपके ओरल कैविटी से साथ साथ, जैसे आपने बोलस को एसोफेगस के अंदर लेके जाना है, तो वो सलाइवा आपके एसोफेगस के अंदर भी आएगा। तो सलाइवा, इसीलिए आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है सलाइवा कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो सलाइवा कॉन्टीन्यूस इनटू द एसोफेगस। तो एसोफेगस के अंदर भी आपका सलाइवा यानी कि लुआब, आपका थूक आता है। उसके बाद इन अडल्ट्स के अंदर, ठीक है ना, मैच्योर जो होते हैं उनके अंदर 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। 25 सेंटीमीटर आप लगा लें, साहब कितना बनता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर जो है ना इसकी लेंथ होती है। उसके बाद फूड मूव्स थ्रू इट, यानी कि खुराक इसमें से गुज़रती है, एसोफेगस में से खुराक गुज़रती है थ्रू इट बाय पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस के ज़रिए। पेरिस्टालसिस एक फिनोमेना है, ये क्या होता है वो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं। ये पेरिस्टालसिस को कम्प्लीटली इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको समझ आएगा अगर आप गौर से सुनेंगे लेक्चर को, ओके। उसके बाद जी एग्जिट ऑफ फूड, मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली समझाऊँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लूँ, तो हाथ से कर लेते हैं क्योंकि आज डस्टर वगैरह तो हमारे पास है कोई नहीं। चलें जी, इधर ही हम बना लेते हैं। तो गौर से आपने चीज़ों को समझना बस। अच्छा जी, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। होता कुछ यूँ है कि ये है आपकी ओरल कैविटी, ठीक है, ये आपकी ओरल कैविटी है। और उसके बाद मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ बस। तो ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो है वो क्या आएगा, स्टमक आएगा, ऐसे। इस तरह से नहीं होता यार, ऐसे, ठीक है जी। फिर आगे इसको भी अगर हम रिमूव करें तो इसके आगे क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, ये इधर आके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी रफली डायग्राम बना ली है, ठीक है। ये है आपका, ये है आपकी एसोफेगस, ओके। तो ये एसोफेगस है। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ही आप खुराक खाएंगे तो ये एसोफेगस को ज़रा बड़ा करके बनाता हूँ ऐसे। तो ये एसोफेगस को बड़ा किया मैंने, तो ये खुराक इधर आ रही है, ठीक है ना। ये खुराक के मालिक्यूल है, बोलस है, फ़र्ज़ कर लो ये क्या है, बोलस। ये क्या है जी, बोलस। अब बोलस ने, ज़ाहिर बात है, आगे किस में जाना है, स्टमक के अंदर। तो बोलस खुराक का यानी कि बोलस का
एसोफेगस से निकलकर स्टमक में जाना हम कहते हैं एग्जिट ऑफ फूड, यानी कि फूड इससे एग्जिट हुआ, निकल गया। तो एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम एसोफेगस इज कंट्रोल्ड बाय लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। जहाँ पे बेटा स्टमक शुरू होता है और जहाँ पे एसोफेगस ख़त्म होता है, यहाँ पे इस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है, मसल्स का बना एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? इस स्फिंक्टर का नाम है जी लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर, LOS। ये समझ लो कि एक दरवाज़ा है, एक गार्ड है, एक समझ लो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने ये देखना है कि भाई फूड अंदर आएगी, फूड बाहर इससे निकलेगी और स्टमक में जाएगी, तो इसने कंट्रोल करना होता है। ये डोर है, समझ लो। तो समझ आएगी बात की। तो इससे कंट्रोल होती है, लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल करता है फूड की एग्जिट, यानी कि एसोफेगस से निकल के फूड किस में जाएगा? स्टमक में जाएगा। लोअर एसोफेगियल आल्सो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू एसोफेगस। जारी बात है, जब फूड जो है, फ़र्ज़ कर लो ये फूड जो है आगे किस में जानी है, ये फूड जो है किस में आगे जानी है? स्टमक में जानी है, इसमें जानी है ना। तो फिर होगा कुछ यूँ कि अब ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज़ हो जाएगा। स्टमक के अंदर जैसे फूड पहुँची ना, तो ये स्फिंक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोज़ हो जाएगा, ताकि ये खुराक जो है वो दोबारा इसका बैक फ्लो ना हो जाए किसकी तरफ? एसोफेगस की तरफ। समझ आ गई बात की? तो ये है जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमने तो खुराक खा ली है, मुंह के अंदर से हमने खुराक निगल ली है, अब एसोफेगस में से खुराक एसोफेगस में चली गई, इस लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर से गुजरेगी। इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये दिल के करीब होता है, इस वजह से इसका नाम कार्डिक स्फिंक्टर भी रखा गया है। ये स्फिंक्टर जो है फिर इसमें से गुजरेगी, स्टमक में आएगी खुराक, फिर इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन हम तो खुराक को क्या पीछे से धक्का लगा रहे हैं कि खुराक गुजरेगी? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। कुछ मूवमेंट्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो समझ लें आप, ताकि आपको फिर दोबारा जो है ना ये टॉपिक के अंदर मुश्किल ना हो, हाँ, पूरे जो है ना चैप्टर के अंदर। वो पहली जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ये इंतहाई आसान है, इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये होती कैसे है, मैं अभी आपको जो है ना वो थोड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। प्लीज़ एक सेकंड ज़रा। इधर मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ। अच्छा जी, होता कुछ यूँ है जी कि फ़र्ज़ कर लो ये एक फूड का पाइप है, ये एसोफेगस ही है, ये मैं एसोफेगस को अब ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मुंह था, ओरल कैविटी थी ये, अब ये हम आगे क्या है? एसोफेगस, इसके आगे क्या है? स्टमक। होगा कुछ यूँ, जैसे ही खुराक का मालिक्यूल जो बोलस बना हुआ है वो इधर आएगा ऐसे, तो बेटा जी इसके जो आगे वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला, इस यहाँ होगी रिलैक्सेशन मसल्स की। जारी बात है, ये जो एसोफेगस है ये किससे मिलके बना है? इसके अंदर मसल्स की लेयर होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये मैं कहता हूँ एसोफेगस है, ये खुराक की नाली है, तो ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मसल्स बने होते हैं, मतलब ये मसल से मिलके बना होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं इसके अंदर। तो ये मसल्स जो होते हैं जारी बात है, मसल की प्रॉपर्टी क्या है कि उन्होंने रिलैक्स करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल की हमेशा खासियत यही है कि उसने यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। तो इसी तरह ये जो पाइप है ये भी किससे मिलके बना है? मसल से मिलके बना है। तो ये इसका जो बोलस से आगे वाला हिस्सा होगा ना वो रिलैक्स करेगा। वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, रिलैक्स, ठीक है। अब कैसे रिलैक्स करता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखें जी, वो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, वो ऐसे रिलैक्स करेगा। और बेटा जो पीछे वाला हिस्सा होगा ना, बोलस के पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो पीछे वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? इसकी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, ताकि अब आप खुद ही देखें, इधर कॉन्ट्रैक्शन है, इधर रिलैक्सेशन है, तो बोलस ऑटोमेटिकली क्या करेगा? आगे की तरफ जाएगा, स्टमक की तरफ जाएगा। तो ये सीक्वेंसली होता रहता है, यानी कि अब इधर रिलैक्सेशन हुई है ना, तो बोलस जो है ना इधर से जो है ना मूव करके इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे जहाँ पे पहले क्या हो रही थी, यहाँ पे दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर आगे क्या होगी? रिलैक्सेशन होगी।
फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर आगे क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। तो बेटा इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सीक्वेंस रिदमिक, यानी कि एक रिदम के अंदर, रिदम मतलब कहते हैं ये नहीं है कि इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फिर रिलैक्सेशन हो रही है, फिर आगे फिर रिलैक्सेशन फिर रिलैक्सेशन, ऐसे नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इसको सीक्वेंस में ये सारा काम हो रहा होता है, रिदम के अंदर एक हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, ताकि फूड जो है वो इजीली मूव कर सके। और ये थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक होता है। आप जैसे ही आपके फेनेक्स से खुराक निकलती है ना, तो ये सारा स्टमक के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो हम अब देखते हैं। तो रिदमिक सीक्वेंस, रिदमिक सीक्वेंस मतलब कि एक मतलब ये नहीं है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन है फिर कॉन्ट्रैक्शन है फिर रिलैक्सेशन, ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये है रिदमिक सीक्वेंस ऑफ वेव्स, किसकी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन की, इन द स्मूथ मसल। उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन को ही डिस्कस किया, सारी बात कॉन्ट्रैक्शन होगी, बाद में रिलैक्सेशन होगी, तो दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, तो रिलैक्सेशन भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल, इस ये जो स्मूथ मसल है, ये एसोफेगस की मैंने एग्जांपल ली है, लेकिन स्टमक के अंदर भी ऐसे हो रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे हो रहा होता है, ठीक है ना। इन द स्मूथ मसल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल मतलब पूरा जो जीआईटी ट्रैक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, या यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या करती है, स्क्वीजेस द फूड डाउन अलोंग एसोफेगस एंड जीआईटी, यानी कि एसोफेगस में से और जीआईटी में से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है ये सारा, और आपका जो एसोफेगस है, इसमें से खुराक को स्क्वीज़ करती है, नीचे दबाती है, खुराक को गुजारती है, दबाती है, ये पेरिस्टालसिस, ठीक है। यानी कि समझ कि धक्का देती है, खुराक गुजरती जाए आगे की तरफ, ठीक हो गया, समझ की बात की। अब पेरिस्टालसिस तो होती है पूरी जीआईटी ट्रैक के अंदर, लेकिन एक और फिनोमेना भी हो रहा होता है जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले कर रहा होता है। सेगमेंटेशन को इजीली आपको समझाओ ना, ये क्या होता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन असल में आप समझ लें कि एक मसल जो है ना वो अपनी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, और वो जो खुराक होगी वहाँ मौजूद जो सिक्रीशंस होंगी, आपकी जो ये जो सारा ट्रैक है ना, ये जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टमक है, इसने कुछ ना कुछ वो सिक्रीशंस खारिज करनी है, ठीक है। वो सिक्रीशंस जो केमिकल्स होते हैं, वो जो एंजाइम्स होते हैं, वो सिक्रीशंस जो होती हैं उन्होंने फूड को क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। तो वो सिक्रीशंस का फूड के साथ अच्छी तरह मिक्सचर बन जाए, अच्छी तरह वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इस वजह से एक और तरह की मूवमेंट भी होती है जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये क्या होती है हम पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, ठीक है ना। मैं अगर आपको इजीली समझाऊं तो ये भी वही है, इसके साथ ही इसका कॉन्सेप्ट जो है ना मिलता जुलता ही है। मैं कहता हूँ ये छोटा सा टुकड़ा है, फर्ज कर लो, स्मॉल इंटेस्टाइन का आप लगा लो, तो इसके अंदर जो फूड मौजूद है, ठीक है ना, ये फूड है, और यहाँ पे जो है ना फर्ज कर लो मैं कहता हूँ ये सिक्रीशंस हैं। तो ये सिक्रीशंस जो हैं इस फूड के साथ अच्छे से मिल जाएं, तो मिलेंगी कब, जब ये जो वाल्स हैं ये ऐसे ऊपर को अंदर को जाएं, फिर बाहर को आएँ, कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, तो ये फूड इस जगह पे इसके साथ सिक्रीशन के साथ अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो इस वजह से जो है ना, यानी कि लिखा भी हुआ है, स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन क्रिएट्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं, जैसे ऐसे मूवमेंट जिसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं। इन द सेम प्लेस, ठीक है ना, उसी जगह पर, मतलब एक ही जगह पे ऐसे मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो जो है ना फर्ज कर लो ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया ना, ठीक है ना, इसके आगे भी सेम ऐसे मूवमेंट्स हो रही होंगी, किस वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, बार बार। तो सेम प्लेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है ना फिर वो मतलब मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से जो सिक्रीशंस होती हैं फूड के साथ, तो इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो इसने लिखा भी हुआ है मिक्स फूड विद सिक्रीशंस, और जब सिक्रीशंस जो है ना वो अच्छे तरीके से फूड के साथ मिल जाती हैं, फिर डाइजेशन अच्छी होती है। डाइजेशन अच्छी होगी तो फूड के जो बड़े मालिक्यूल्स होंगे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे वो छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट होंगे ना,
छोटे मालिक्यूल, जितने छोटे मालिक्यूल यानी कि स्मॉलेस्ट जितने बनते जाएंगे ना, उतनी जो है ना वो आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। तो इस वजह से सेगमेंटेशन जो होती है ये एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करती है। सो इस तरह जो है ना वो पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन जो है ना वो हेल्प कर रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ये क्या है जी एंटी पेरिस्टालसिस? तो आपको कभी वोमिटिंग हुई है, यानी कि कभी आपको उल्टी आई है, ठीक है, वही बात है, इंसान को कभी ना कभी तो उल्टी आई होगी ज़िंदगी के अंदर। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपने खाया पिया होता है वो सारा बाहर निकल आता है, ठीक है। तो उसमें वो जो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है, वो क्या करता है, वो खुराक को कंट्रोल नहीं कर पाता स्टमक के अंदर, ठीक है ना। इधर स्टमक के अंदर खुराक मौजूद है, तो वहाँ से खुराक जो है ना वो एसोफेगस में आ गया, एसोफेगस में जैसे आएगा आपके मुंह के अंदर आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से या लार्ज इंटेस्टाइन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, और इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजर के खुराक किस में आ जाएगी, स्टमक के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टमक के अंदर आके खुराक जो है वो किस में चली जाएगी, एसोफेगस के अंदर चली जाएगी, और एसोफेगस से आपके मुंह के अंदर आ जाएगी। तो उसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। सवाल ये पैदा होता है इसको एंटी पेरिस्टालसिस क्यों कहा गया? देखिए पेरिस्टालसिस का मतलब क्या था? पेरिस्टालसिस का मतलब ये था कि ये खुराक ये एक ऐसी मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मसल की, जो कि खुराक को जो है ना वो माउथ से लेके मतलब माउथ के बाद एसोफेगस से शुरू हो गए यहाँ एनस तक पहुँचा देती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस का मतलब ये है कि पेरिस्टालसिस ने तो खुराक को एसोफेगस से इस तरफ भेजना था ना, लेकिन एंटी ने क्या किया, एंटी पेरिस्टालसिस में खुराक जो है ना वो उल्ट मतलब पाथवे की तरफ चली गई, वो स्टमक से एसोफेगस की तरफ चली गई, ठीक है। इस वजह से इसको हम जो कहते हैं रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्टिक, ये मेरा वर्ड जो है ना मैं जब जल्दी में बोलता हूँ मेरे से बोला नहीं जाता, तो इसकी जब रिवर्स हो जाती है ना पेरिस्टालसिस की, तो उसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ओके, सो इसको हम एंटी पेरिस्टालसिस कहेंगे। तो फूड मैंने आपको बताया वो क्या जाएगा, फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में से फूड जो है वो स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक में से आपकी ओरल कैविटी में चला जाएगा, और इसको हम कहते हैं वोमिटिंग, ठीक हो गया जी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझने से ताल्लुक़ रखता है, जिसको हम कहते हैं हंगर पैंग्स। पैंग्स कहते हैं, जैसे मैं बड़ी पंजाबी के अंदर बोलूँ ना तो मड़ोड़ जिसे कहते हैं ना, मड़ोड़, ठीक है ना, उसको पैंग्स कहते हैं, ठीक है। हंगर पैंग्स मतलब भूख की वजह से मैदे के अंदर जो है ना वो, जैसे हम कहते हैं ना चूहे नाच रहे हैं मेरे पेट के अंदर, भूख लग रही है, तो उसको हम हंगर पैंग्स कहते हैं बायोलॉजी की ज़ुबान के अंदर। होता कुछ यूँ है बेटा जी, याद रखना है आपने, जैसे आप कुछ भी खाते हैं ना, खुराक खाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ग्लूकोज जो है ना वो ब्लड के अंदर जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने खुराक खाई, क्या खाई, आपने फूड खाया, फूड में से बेटा हमेशा याद रखना हमें सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट जनरली बात कर रहा हूँ, वैसे तो सारी बात है हर चीज़ चाहिए। तो ग्लूकोज जो है किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा, किस में जाएगा जी, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से जो है ना वो ग्लूकोज आपके सेल्स की तरफ जाएगा। अब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ठीक है ना, आपने काफ़ी देर हो गई आपको खाना खाए हुए, तो 8-10 घंटे हो गए हैं, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्लूकोज जो ब्लड में मौजूद थी वो सारी नहीं, मतलब कि काफ़ी ग्लूकोज जो उसकी मकदार होती है वो सेल ने यूज़ कर ली है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। फिर आपको खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, खुराक में से आपने क्या हासिल करना है, ग्लूकोज हासिल करना है। तो इस वजह से फिर क्या होगा, आपके स्टमक के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेव पैदा होंगी, ठीक है ना, ताकि फिर इंसान को भूख महसूस हो और इंसान खाना खाए। तो इसको हम कहते हैं हंगर पैंग्स, यानी कि भूख महसूस करवाने वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं आम सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है जनाब हमारा एसोफेगस। अच्छा, मैं एक और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था। मेरा एक इरादा बन रहा है कि मैं ना हर वीडियो लेक्चर के अंदर एंड पे ना जो है ना वो MCQ वगैरह भी ऐड किया करूँ, ठीक है। ये मेरा छोटा सा मेरा माइंड सेट बना हुआ है कि ताकि आप जैसे ही लेक्चर भी लें तो एंड के ऊपर आप छोटा सा एक क्विज़ जो है ना वो सोल्व करें, 10, 15, 20 MCQ होंगे उसके अंदर, ठीक है। ये इसी लेक्चर में से जो है ना मैं निकाल के जो है ना उसके अंदर डाला करूँगा, ठीक है। जारी बात है MCQ बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिस बच्चे के MCQ के अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं ना उसके थ्योरी के अंदर भी अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेकर होता है उसने देखा है भाई बच्चे के बेस में से फ़र्ज़ कर लो 19 नंबर आए हैं MCQ के अंदर, तो उसके
जो है ना माइंड के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है ये बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके थ्योरी के अंदर भी अच्छे मार्क्स लगाता जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आपने मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा शुरू करूं एमसीक्यू जो है ना आपके एंड के ऊपर, लेक्चर के ऊपर, इसी हर वीडियो के टॉपिक के एंड के ऊपर जो है ना वो एमसीक्यू डाले जाएँ, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताना है। तो अगर इस वीडियो के अंदर जो है ना आप कमेंट के अंदर मुझे बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह 10-15 भी कमेंट आ जाएंगे ना कि सर आप ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह हम जो है ना उसको अंदर ऐड करेंगे, एमसीक्यू भी ऐड करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, कल को आपने मुख्तलिफ टेस्ट देने हैं, एमडी कैट के टेस्ट देने हैं, नर्सिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसका आपने एन कैट का टेस्ट देना है, और भी किसी भी फील्ड के अंदर आप जाते हैं, या यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना टेस्ट रखा होता है, तो उसके अंदर भी एमसीक्यू आते हैं, तो वो एमसीक्यू इन्हीं बुक्स में से आते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा होता है। सो इस तरह आपको जो है वो फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद मी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़।